हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी सही होगा। और मैं जानता हूँ कि काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है। बहुत सारे लोगों को इसका रीज़न पता है, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं अब मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रहा था, जिसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे क्षमा माँगता हूँ मैं। और मेरी वजह से आपको थोड़ा-सा शायद पढ़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। तो उसके लिए भी मैं क्षमा याचना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको समय मिला होगा, इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें जो पहले आपने पढ़ ली है, पूरी जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन, वो आपने रिवाइज़ कर ली होगी। साथ ही साथ आपको पता होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर आप सबने देख लिया होगा अब तक, एनालिसिस भी आपने देख लिया होगा। बहुत सारे लोगों ने वो अटेम्प्ट भी किया होगा। देखिए, अभी जिन लोगों ने पेपर दिया है, उनके लिए सबसे पहली बात कि अभी आपको कुछ भी ऐसा नहीं डरना है कि यार हमारा कट ऑफ क्या रहेगी, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा या किस तरीके से होगा। अभी घबराना नहीं है, अभी 2, 5, 7 दिन आपको क्या करना है, कम से कम 5-6 दिन तो आप अपना रेस्ट करिए। आपने बहुत मेहनत की होगी प्री से पहले, तो उस मेहनत के लिए अपने आप को शुक्रिया दीजिए कि हाँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और मेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी। अगर आपको लगता है कि पेपर देखने के बाद आपने देखा होगा पेपर में कि यूपीएससी आपसे अब ये नहीं चाह रहा कि आप बहुत हाई-फाई चीज़ें पढ़ें। यूपीएससी आपसे चाहता है कि आप बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग रखें और वो बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं एक फाउंडेशन बैच से। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि यूपीएससी 2024 का जिन लोगों को अटेम्प्ट देना है, उनके लिए बैच नंबर 6 जो एक फाउंडेशन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। और ये बैच शुरू होने जा रहा है कब से? 7 तारीख से, 7 जून से बैच शुरू हो रहा है और ये बैच ज्योग्राफी से ही शुरू हो रहा है। और इस बैच में आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मंथ एंड सेल, क्योंकि यूपीएससी का जो आप कैलेंडर देखोगे, उसमें जो महीना है ना मई का, मई और जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस मंथ के एंड में आपको एक सेल दी जा रही है। और वो सेल क्या है, अगर आप यूज़ करते हैं कोड एमबी लाइव, तो जो प्राइस है वो गिर के कितनी हो जाएगी, मात्र 17,499 रुपए। तो जो कोर्स की ओरिजिनल प्राइस थी 30,500 रुपए, अब वो आप कितने में मिल सकता है आपको, 17,499 रुपए में। साथ ही साथ एक और जो इन्फॉर्मेशन है, आप में से बहुत सारे लोगों ने पेपर को अगर अच्छे से देखा होगा, तो बहुत सारे प्रश्न एनसीईआरटी से आपको सीधे देखने को मिले। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर एनसीईआरटी स्ट्रांग है, तो हम उन बेसिक प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का बैच, जो बैच 1 था, वो शुरू हो चुका है और इसमें एडमिशन लेने की जो आखिरी तारीख है, वो है 31 मई। और यहाँ पे भी जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है, उनके लिए भी मंथ एंड सेल है। और अगर आप कोड यूज़ करते हैं एमबी लाइव, तो ये जो कोर्स है ये आपको मिल जाएगा मात्र 13,99 रुपए में, 1399 रुपीज़ में। ठीक है? हम लोग क्लाइमेटोलॉजी शुरू कर चुके थे, आपको पता है, जलवायु विज्ञान। लेकिन उससे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे प्रीलिम्स को लेके, तो प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि यूपीएससी आपसे चाह रहा है, मैं क्लाइमेटोलॉजी शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपना क्या स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, क्या हुआ था पिछले कुछ समय से, यूपीएससी की धारणा कुछ ऐसी बना ली थी लोगों ने कि यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर्स अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो आप पेपर को निकाल लोगे। यूपीएससी ने इस पेपर में बता दिया कि भाई आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग आपके होने चाहिए, तभी आप यूपीएससी का पेपर हल कर पाओगे। मार्केट में अब आप देखोगे बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि नहीं पेपर टफ था, पेपर पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा टफ था या जनरली इतना टफ नहीं रहता है। तो आप यकीन मानो, यूपीएससी की टेंडेंसी रही है कि वो आपको क्या करता रहेगा, हाँ, हमेशा सरप्राइज करता रहेगा। सरप्राइज का मतलब यहाँ पे क्या है कि कभी भी आप जब भी तैयारी आप 2024 में अटेम्प्ट दोगे, 25 में दोगे, 26 में दोगे, या आपने पहले भी कभी भी अटेम्प्ट दिया होगा, तो आप ऐसा नहीं होगा कि यूपीएससी में अगर 100 सवाल हैं, तो 100 में से आप 80-70 आपके ऐसे सवाल मिल जाएँ जो आपने पहले कहीं देखे होंगे। यूपीएससी इस प्रकार के सवाल नहीं देता। यूपीएससी की आदत है कि वो आपको क्या करता रहेगा, सरप्राइज़ करता रहेगा। तो मेंटली आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि आपको भी ये सरप्राइज़ मिलेगा।
इस सरप्राइज को आपको हम कैसे कर सकते हो, आपको अपने क्या स्ट्रांग रखने हैं, अपने बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग है तो यकीन माने कि वो सरप्राइज भी आप आराम से झेल पाओगे। अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी नींव स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो यकीन मानो आप इसके ऊपर कितनी भी अच्छी इमारत खड़ी कर लो करंट अफेयर्स की, ये काम नहीं आएगी। कब तक? जब तक आपके फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। तो आपने पेपर देख ही लिया है। आप में से बहुत सारे लोग अगले साल 2024 को टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग 25 को टारगेट कर रहे होंगे। तो आप ये बात ध्यान रखें कि सबसे मजबूत आपको क्या होना चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए। चलते हम लोग, और ये बात मैं ज्योग्राफी में अपने बैचेस में भी इस बात को बहुत बात बताता हूँ कि हम भी क्या करते चलते हैं आगे, हमेशा फाउंडेशन स्ट्रांग करते हुए चलते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के हो सकता है सवाल आपको डायरेक्टली देखने को नहीं मिले, लेकिन अभी मेंस बाकी है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जब नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा उससे पहले फिजिकल ज्योग्राफी वो छोड़ के चले जाएंगे। यूपीएससी फिर से सरप्राइज दे देगा, फिजिकल ज्योग्राफी से हो सकता है वो सवाल पूछ ले। मैपिंग से इस बार आप देखोगे, मैपिंग से डायरेक्टली इनडायरेक्टली 16 से 17 सवाल उसने पूछे। तो ये बेसिक चीजें है, फाउंडेशन है आपका। अगर आपने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कर लिया तो यकीन माने कि आप उस कट ऑफ को बहुत आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। चलते हम लोग क्लाइमेटोलॉजी की बात कर रहे थे, और क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार जो वायुमंडल है उसका विकास हुआ है। तो वायुमंडल जब विकसित हुआ तो सबसे पहले हमने देखा कि कौन सी गैसें थी, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थी। जब डी गैसिंग की प्रक्रिया शुरू हुई तो और गैसें आने लगी, और आज अगर हम वायुमंडल में देखेंगे तो हमको बहुत सारी गैसें देखने को मिलती हैं। आज वायुमंडल क्या है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, या मैं कहूँ बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। यही है वायुमंडल। तो वायुमंडल का अगर संगठन देखोगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी वायुमंडल आए तो वायुमंडल में आपको क्या बात ध्यान रखनी कि वायुमंडल में सिर्फ आपको वायुमंडल सिर्फ गैस नहीं मिलेंगे आपको वायुमंडल में, गैस के अलावा आपको जल वाष्प, साथ ही साथ धूल के कण भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सब किसका हिस्सा है? ये सब वायुमंडल का हिस्सा है। अच्छा, गैसों में हमने देखा था कि बहुत सारी गैसें आप पाई जाती हैं, और उन गैसों की टेबल मैंने कहा था, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। इस टेबल में अगर आप देखोगे तो पता लगेगा आपको कि सबसे ज्यादा कौन सी आपको देखने को मिलेगी गैस, नाइट्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगी, फिर ऑक्सीजन मिलेगी, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर नियॉन आपको देखने को मिलेगी। कम से कम आपको ये 5 याद होने चाहिए। यूपीएससी आपसे क्रम पूछ सकती है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वायुमंडल में या नियॉन ज्यादा है, तो एक क्रम आपको पता होना चाहिए। और क्यों यहां से सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि टेबल अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली ली गई है एनसीईआरटी की किताब से, तो एनसीईआरटी में जो है यूपीएससी वहां से सवाल पूछ सकता है। आगे हम चले जाएं तो हमने देखा था सबसे पहले नाइट्रोजन गैस की हमने बात करी थी। नाइट्रोजन गैस हमें पता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक तो मौजूद है, करीब 78% नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन नाइट्रोजन को हम लोग इसका क्या नहीं कर सकते, उपभोग नहीं कर सकते। इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए राइजोबियम नामक आपको बैक्टीरिया देखने को मिलता है। जो राइजोबियम क्या करता है, जो नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट किस में करेगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही नाइट्रेट में कन्वर्ट हुई, नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद अब हम इसका क्या कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो शायद जीवन नहीं होता। शायद लगाने की भी जरूरत है, हमें पता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो जीवन नहीं होता। ऑक्सीजन हमको कैसे मिलती है, ऑक्सीजन मिलने के दो हमने कारण पढ़े थे। ऑक्सीजन हमको कहाँ कहाँ से मिल सकती है, पहला आपको पता है हमको मिलती है जिसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं जब वो अपना खाना बनाते हैं तो CO2 को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण करते हैं, और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पेड़ों से हमको क्या मिलती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से आपको ऑक्सीजन मिलती है। साथ ही साथ हमको पता है अपचयन की क्रिया से, रिडक्शन, ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ी हुई है और यहां से अगर ऑक्सीजन टूट जाए, अलग हो जाए यहां से, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा अपचयन, इसको कहा जाएगा रिडक्शन। इसके बाद हमने बात करी थी आर्गन। आर्गन एक कैसी गैस है, आर्गन एक अक्रिय गैस है। अक्रिय मतलब ये जनरली बहुत आसानी से नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो सामान्य ताप है उस पे और सामान्य दाब पे, ये किसी और गैस के साथ या किसी और
एलिमेंट के साथ क्या नहीं करेगी, क्रिया नहीं करेगी। तो ऐसी गैसों को क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। अच्छा, ये कहाँ पे काम में आती है, ये आप देखोगे, हमने देखा था जो बल्ब जो होता है वहां पे हम लोग कौन सी गैस यूज करते हैं, आर्गन गैस यूज करते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी ओजोन की। ओजोन क्या काम करता है, ओजोन एक फिल्टर का कार्य करता है। किसका फिल्ट्रेशन करता है, सूर्य से आने वाली किरणों का फिल्ट्रेशन कर देता है। कौन सी किरणों को रोक देता है, जो पैराबैंगनी किरणें हैं उनको कहां पे नहीं आने देता, सरफेस पे वो नहीं आने देता। इसके बाद हमने बात करी थी जल वाष्प की। जल वाष्प पे हमने देखा था कि जल वाष्प भी एक कंबल की ऐसे कार्य करता है, और जल वाष्प की वजह से एक तो हमने देखा था वायुमंडल में जितने भी हम देखेंगे वर्षण का जो कार्य होता है वो किसके कारण होता है, जल वाष्प के कारण होता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जल वाष्प, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तब जल वाष्पों में क्या परिवर्तन आता है। इसके बाद हमने बात करी थी धूल के कणों की। धूल के कण का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, ये होते हैं आर्द्रता ग्राही केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिससे संघनन की प्रक्रिया हो पाती है। अगर धूल के कण वायुमंडल में नहीं होते तो क्या नहीं बन पाते, बादल नहीं बन पाते। इसके बाद हमने देखा था पर्टिकुलेट मैटर, पीएम की हमने बात करी थी। हमने दो प्रकार के पीएम पढ़े थे, पीएम 2.5 और पीएम 10। यहां से जो आप देखोगे ये जो चीज है ये आपको कहां पे देखने को मिलेगी, एनवायरमेंट में, पर्यावरण वाला जो सेक्शन है वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलती है। लेकिन इनकी शुरुआत देखो कहां से होती है, इनकी शुरुआत होती है ज्योग्राफी से। तो पीएम 2.5 और पीएम 10 देखने को मिलते हैं। और ये 2.5 2.5 और 10 क्या है, इनकी आकृति, इनका साइज, इनका आकार है। और ये किस में मापे जाते हैं, माइक्रोमीटर में मापे जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि कौन सी जो गैसें आपको आज देखने को मिलती है, जो हम कहते हैं कि वायुमंडल में लगातार इनकी बढ़ोतरी हुई है, उनके पीछे कौन कौन से कारण हैं। ये सब चीजें हमने जानने की कोशिश करी थी। हमने देखा था जो वायुमंडल की संरचना है, वायुमंडल की संरचना बहुत सारी सकेंद्रीय परतों के रूप में होती है। वायुमंडल में आपको बहुत सारी परतें देखने को मिलेगी और वो सब कैसी हैं, सकेंद्रीय हैं। सकेंद्रीय का मतलब उन सबका केंद्र क्या है, उन सबका केंद्र एक है। ये बात हमने करी थी। और वायुमंडल की वैसे ऊंचाई आप देखोगे तो कहां से कहां तक देखने को मिलेगी, 16 से 29,000। परंतु समुद्र तल से मात्र 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं पे जितना भी घनत्व है वो गैसों का आपको यहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, तापीय विशेषता के आधार पे हमने वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया है, हमने देखा था 5 परतों में विभाजित किया है। कौन कौन सी हैं वो 5 परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। ट्रोपोस्फियर सबसे पहले कौन सा है, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को हमने देखना शुरू किया था। फिर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। मैं देखो आपको फिर से ये बात आपको बता देता हूं कि आपको ये लग सकता है कि हम तो इंग्लिश मीडियम में नहीं है, तब भी इंग्लिश के शब्द हम क्यों पढ़े। लेकिन आपको ज्योग्राफी के जो टेक्निकल शब्द है उनकी क्या आनी चाहिए, उनकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रोपोस्फियर, फिर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। सबसे पहले हमने बात करी थी क्षोभ मंडल की, या हमने बात करी थी ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर ये जो धरती के बिल्कुल करीब, सतह के बिल्कुल पास जो वायुमंडल की परत है उसको क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है, इसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। अच्छा, ये भी हमने देखा था जो ट्रोपोज शब्द है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है मिश्रण, इसका मतलब होता है विक्षोभ, इसका मतलब होता है। इसी कारण जो ट्रोपोस्फेयर है इसको विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। और इसी को कभी कभी हम किस नाम से भी जाना जाता है, संवहनीय मंडल के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि इसकी ऊंचाई आपको कहाँ, लगभग औसत अगर ऊंचाई देखोगे तो 13 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन ध्रुवों के निकट इसको 8 किलोमीटर की ऊंचाई देखने को मिलेगी, और विषुवत वृत्त पे या मैं कहूँ भूमध्य रेखा पे ये आपको देखने को मिलेगा 18 किलोमीटर। इसका कारण क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको कभी भी ट्रोपोस्फियर का डायग्राम बनाना है तो वो आप कैसे बनाओगे, ध्रुव के पास इसकी ऊंचाई आपको कम देखने को मिलेगी, जबकि विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा पे आप देखोगे इसकी जो मोटाई है वो आपको करीब 18 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है, और यहाँ पे 8 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। इसके पीछे का रीजन भी हम लोगों ने जाना था।
आपको ये भी पता होना चाहिए कि गैसों का जो द्रव्यमान है इस क्षोभ मंडल में, स्ट्रोपोस्फेयर में, वो करीब कितना देखने को मिलेगा? 75% आपको देखने को मिलेगा। हमने इस डायग्राम पे अपनी बात छोड़ी थी और इस डायग्राम में हमने देखा था कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, तापमान में क्या देखने को मिल रहा है? तापमान आप देख रहे हो लगातार क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। आप देखोगे अगर 0 किलोमीटर, मतलब मैं पृथ्वी की सतह पे अगर बात करूं, तो सतह पे आपको जो तापमान देखने को मिल रहा है वो करीब करीब आपको 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिल रहा है। और 15 से लगातार आप देख रहे हो यहाँ पे 15 से कम होते 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 जैसे 10 किलोमीटर आप सतह से ऊपर पहुंच गए, तो तापमान करीब करीब कितना पहुंच चुका है? करीब -60 डिग्री के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हमने देखा कि अगर 0 किलोमीटर की मैं बात करूं, 0 किलोमीटर पे या पृथ्वी के सतह पे, तो करीब औसतन जो तापमान वो बता रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। और जैसे हम लोग ऊंचाई पे पहुंच गए, कितने? 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे अगर हम पहुंच गए, तो तापमान कितना बता रहा है? -60 डिग्री सेल्सियस ये तापमान बता रहा है। इस बात से हमको ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे क्या बढ़ रही है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, जैसे जैसे क्या बढ़ रही है? ऊंचाई बढ़ रही है, क्या कम होता जा रहा है? तापमान कम होता जा रहा है। भाई सतह पे आप देख रहे हो 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे ऊंचाई बढ़ी तापमान क्या हो गया? कम हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोचो भाई, सूर्य की जो रोशनी है वो तो ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है, इसका मतलब जो तापमान ऊपर का होना चाहिए वो तो ज्यादा होना चाहिए और जो सतह पे होना चाहिए वो कम होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की क्या आपको दिख रही है? सतह है। ठीक है, यहां पे हम लोग मानते हैं कि यह है आपका सूर्य, ये आपका सन है। और यहीं पे आपको पता होना चाहिए कौन सा मंडल आपको देखने को मिल रहा है? सबसे पहले इसको मान लेते हैं, कौन सा मंडल है आपका? क्षोभ मंडल, या मैं कहूं यह है आपका ट्रोपोस्फियर। ठीक है, अब देखो सूर्य की किरणें कहां पे आ रही हैं? बहुत सारी परतों को से गुजरते हुए कहां पे आ रही हैं? क्षोभ मंडल पे आ रही हैं। और क्षोभ मंडल से टकरा पार करते हुए ये कहां पे पहुंचेंगी? ये पहुंचेंगी पृथ्वी की सतह पे। तो जब इस प्रकार ये किरणें सूर्य से निकल के कहां पे पहुंच रही हैं? पृथ्वी की सतह पे, और बहुत सारी परतों को पार करते हुए जा रही हैं। तो जब बहुत सारी परतों को ये पार करते हुए जाती हैं, तो इनका जो तापमान होता है वो इनकी, ऐसे समझ लेते हैं, इनकी जो ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। आप ऐसे समझें कि आप बहुत तेजी से भाग रहे हैं और बहुत तेजी से भाग रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारी रुकावट आपको देखने को मिली, जैसे हर्डल रेसेस होती हैं, उसमें बहुत सारी हर्डल आपको देखने को मिली, रुकावट आपको देखने को मिलेगी, तो आपकी स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। इसी प्रकार जब बहुत सारी परतों को क्रॉस करते हुए आ रही है, तो इनकी जो ऊष्मा मान लेते हैं क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन अब किससे टकरा चुकी हैं? पृथ्वी की सतह से टकरा चुकी हैं। अब पृथ्वी की सतह से टकराने के बाद क्या होती है? ये जो ऊष्मा है वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट होके वापस बाहर जाने की कोशिश करती हैं। अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी किस प्रकार कार्य कर रही है? पृथ्वी अब कार्य करने लग गई है ऊष्मा के एक स्रोत की जैसे कार्य करने लग गई है। क्यों कर रही है? क्योंकि सारी जो ऊष्मा थी वो सूर्य से कहां पे आ रही है? पृथ्वी पे आ रही है। जब पृथ्वी एक ऊष्मा के स्रोत की ऐसे कार्य कर रही है, तो सबसे पहले कौन सा मंडल देखने को मिल रहा है? तो उसको ट्रोपोस्फियर देखने को मिल रहा है। और स्रोत कौन सा है ऊष्मा का? पृथ्वी है। तो पृथ्वी की सतह के निकट अगर आप देखोगे तो तापमान कैसा मिलेगा? सबसे ज्यादा मिलेगा। और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तापमान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। वो किरणें वो किरणें जो पृथ्वी की सतह से टकराने के बाद वापस जा रही थी, इन्हें कहा जाता है पार्थिव विकिरण। और इस पार्थिव विकिरण के कारण क्या होता है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? अब ये जो पृथ्वी है ये किस तरह कार्य करती है? ये ऊष्मा के स्रोत की जैसे कार्य करने लगती है। अब इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो कि सर्दियों में अगर आप अलाव के पास बैठे हो,
तो अलाव के एकदम अगर आप निकट बैठोगे तो आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, और जैसे-जैसे पीछे जाते जाओगे आपको गर्मी कम महसूस होती जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऊष्मा के स्रोत के बिल्कुल निकटतम जो चीज़ है, वहाँ पे आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, और जैसे-जैसे दूर जाते जाओगे तो गर्मी कम महसूस होगी। तो ऊष्मा के स्रोत के बिल्कुल निकट पृथ्वी का सतह आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो तापमान आपको देखने को मिल रहा है वो कितना था? वो था 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और जैसे-जैसे ऊपर चले जाओगे आप, ऊपर का कितना ऊपर हम पहुँचे? 10 किलोमीटर के पास अगर हम पहुँचे, तो यहाँ पे तापमान कितने देखने को मिल रहा है? -60 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान क्या हो रहा है? तापमान में कमी आ रही है। कैसे तापमान में कमी आ रही है? तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि क्षोभ मंडल, या मैं कहूं ट्रोपोस्फेयर, इसमें क्या होता है? जैसे जैसे ऊंचाई, जैसे जैसे क्या है? ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे क्या बढ़ रही है? ऊंचाई बढ़ेगी, तो क्या कम होता जाएगा? ताप में गिरावट आती जाएगी। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, यहां से सवाल बन सकता है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि क्षोभ मंडल जो है, ये मान लो यह क्षोभ मंडल, ये पृथ्वी की सतह थी, और ये है आपका ट्रोपोस्फियर, जिसे और क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। इसके ऊपर आपको समताप मंडल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? समताप मंडल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सप्ताप समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में, अगर बीच की स्थिति अगर आप देखोगे, तो वहां पे आपको देखोगे कि यहां पे, ये अगर आप ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को, इस ग्राफ को, तो यहां पे क्या हुआ? जैसे ही यहां पे 10 किलोमीटर के बाद और इस डिस्टेंस तक क्या हुआ? जो तापमान है वो कैसा हो गया? एकदम तापमान की लाइन आपको देखने को मिल रही है एकदम सीधी। इसका मतलब इस 10 किलोमीटर से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, तापमान कितना देखने को मिल रहा है? सिर्फ -60 डिग्री देखने को मिल रहा है। तापमान की लाइन को कुछ किसी ने क्या कर दिया है? पॉज कर दिया है। किसी ने क्या कर दिया है? पॉज कर दिया है। पॉज मतलब रुक गया। और कौन से मंडल के ऊपर किया ये? तो हमको पता है, इसको कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। तो इसको, इस क्षेत्र को कहा जाता है ट्रोपोपॉज। क्या कहते हैं हम इसको? ट्रोपोपॉज कहा जाता है। या फिर इसको आप क्या कह सकते हो? हमेशा ये बात ध्यान रखना, जिस मंडल के ऊपर ये घटनाएं हो रही हैं वो नाम दिया जाएगा। कभी भी इस चीज को, जहां पे पॉज हो गया है तापमान, इसको ऊपर वाले मंडल के साथ नाम नहीं दोगे। कभी भी इस वाली चीज को आप स्ट्रेटोपॉज नहीं कहोगे। इसको हमेशा आप क्या कहोगे? इसको ट्रोपोपॉज इसको कहोगे। और यहाँ पे क्या होता है, हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है, ट्रोपोपॉज में, किसमें? ट्रोपोपॉज में जैसे ही आपको शब्द दिखा कौन सा? पॉज, इसीलिए मैं इसको इंग्लिश में लिख के बता रहा हूं आपको। ट्रोपोपॉज में क्या होगा? आप ऊंचाई चाहे तो बढ़ा लो, चाहे घटा लो, जो तापमान है वो कैसा रहेगा? वो रहेगा स्थिर। कैसा रहेगा? वो रहेगा स्थिर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ट्रोपोपॉज में अगर आप ऊंचाई बढ़ा रहे हो, हाइट बढ़ा रहे हो, हाइट इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर कैसा रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ चुके होंगे। अब एक और चीज हमको समझनी है कि हमने देख लिया कि 15 डिग्री से -60 डिग्री पे पहुंचा, तो किसी दर से क्या हो रहा होगा? ये किसी दर के साथ ये इसमें क्या आ रही होगी? कमी आ रही होगी। किसी दर के साथ इसमें तापमान में कमी आ रही होगी। इस दर को क्या कहा जाता है? इस दर को कहा जाता है सामान्य सामान्य पतन दर।
अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सामान्य पतन दर क्या होती है, जैसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई सामान्य पतन दर क्या होती है या नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है, इसकी परिभाषा आप बताइए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि क्षोभ मंडल में कहां पे किसकी हम बात कर रहे हैं, बात ध्यान रखना है। जो नॉर्मल लैप्स रेट है इसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ये कौन से मंडल की, क्षोभ मंडल की, ट्रोपोस्फेयर की। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, हर 1 किलोमीटर पे कितना तापमान बदल जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान बदल जाएगा। इसका मतलब ये है सतह, सतह का तापमान अगर मैं मान लेते हैं ये है 15 डिग्री सेल्सियस के पास। तो सतह से अगर मैं 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाऊंगा, सतह से मैं कहा जा रहा हूं 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जा रहा हूं, तो यहां पे जो तापमान होगा वो 15 माइनस 6.5 डिग्री सेल्सियस होगा। 15 में से 6 गए, कितना बचा, 9, 9 8.5 डिग्री सेल्सियस ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं 1 किलोमीटर ऊपर चला गया, मानो यहाँ से ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने और ट्रेवल कर लिया, तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा 8.5 से भी हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो 8.5 से जब 6.5 माइनस होगा तो 2 डिग्री सेल्सियस। तो सतह से आप देख रहे हो जैसे मैं 2 किलोमीटर ऊंचाई पे पहुंचा, सतह का तापमान था 15 डिग्री सेल्सियस और 2 किलोमीटर पे तापमान हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। इस दर को किस दर के नाम से जाना जाता है, इसी दर को हम लोग सामान्य पतन दर के नाम से जानते हैं। सामान्य पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमारे आगे बहुत काम में आएगी ये सब चीजें। तो आप इन सब चीजों को, ये वही चीजें मैं आपको शुरू में भी ये बता रहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको कहा जाता है बेसिक। तो ये बिल्कुल वो बेसिक वाली चीजें, अगर आपने ये मिस कर दी तो हो सकता है आगे आगे जो भी हम कंसेप्ट पढ़ें तो आप ये चीजें नहीं समझ पाए कि क्या होती है सामान्य पतन दर, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। मान लो इस 6.5 की जगह मान लो 16.5 डिग्री सेल्सियस हो जाती तो क्या इफेक्ट पड़ जाता। इस तरीके की चीजें हम लोग आगे पढ़ते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे। और थोड़ी सी क्यूरोसिटी क्या है आप अपने मन में भी रखा करें, है ना। अब सोचा करें कि 6.5 की जगह मान लो 16.5 डिग्री सेल्सियस होती, या 6.5 की जगह 1.5 डिग्री सेल्सियस होती, तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते थे। तो ये सब चीजें आप क्या थोड़ा सा सोचा करें, थोड़ा सा रिसर्च करा करें। तो जैसे जैसे इसको ये भी कहा जाता है कि 165 मीटर की ऊंचाई, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता जाएगा, तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। तापमान की इस गिरावट को, इस दर को क्या कहा जाता है, सामान्य पतन दर कहा जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। तो ऊंचाई के साथ तापमान में ये क्या होता जाता है, निम्नलिखित कारणों से होती है। क्यों होती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो वायुमंडल की जो गैस है उनका घनत्व आप देखोगे, सबसे ज्यादा घनत्व आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सतह के पास। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी घनत्व क्या होता जाएगा, इनका कम होता जाएगा और वायु दाब में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। जब दाब कम है और जब घनत्व कम है तो आप देखोगे अब बहुत सारी जगह है ऊपर। आप इसको ऐसा समझे कि ये पृथ्वी की सतह थी, पृथ्वी की सतह, और यह है आपका कौन सा मंडल, अभी हम बात कर रहे हैं क्षोभ मंडल की। ठीक है, हमें पता है कि पूरे वायुमंडल का कितना प्रतिशत द्रव्यमान है, यहाँ पे 75% द्रव्यमान अकेला कहाँ है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि वायुमंडल पूरा था 100, उसका द्रव्यमान कितना था 100, 100 किलो मान लेते हैं उसको, चलो उसका 75 किलो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्षोभ मंडल में जो 75 किलो आपको देखने को मिलेगा, उसमें सर्वाधिक सर्वाधिक जो गैसें होंगी वो आपको कहां देखने को मिलेंगी, सतह के पास देखने को मिलेंगी। कहां देखने को मिलेंगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक यहीं पे होगा, तो सर्वाधिक जो गैसों का द्रव्यमान होगा वो कहां देखने को मिलेगा, सतह के पास देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो आप देखोगे द्रव्यमान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। समझो इस पूरे कमरे में 75 लोगों को बैठना था, लेकिन
बहुत सारे बच्चे क्या हुए, क्लास में सिर्फ आगे आगे बैठ गए, पीछे की जो है वो आपको देखने को मिल रही है सीटें बहुत सारी खाली रह गई। अब आप एक बात मुझे बताइए कि जब बहुत सारे बच्चे आगे बैठ जाएंगे तो गर्मी कहाँ पे होगी? गर्मी आपको पता है कि आगे मिलेगी, मतलब जहाँ पे ज्यादा बच्चे होंगे वहां पे आपको गर्म देखने को मिलेगा, और जहाँ पे कम बच्चे होंगे वहां पे कम गर्मी देखने को मिलेगी। तो सेम फिनोमिना है कि सतह के बिल्कुल पास में आप देख रहे हो तापमान ज्यादा देखने को मिल रहा है, सतह से दूर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तापमान में बहुत कम देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या जिम्मेदार है? द्रव्यमान इसके पीछे जिम्मेदार है। साथ ही साथ वायुमंडल का जो निचला भाग है सौर्थिक विकिरण के अवशोषण के कारण गर्म नहीं है, वरन धरातल के ऊष्मा के निचले वायुमंडल में परिचालन, संवहन व विकिरण के विधुओं में स्थानांतरण से गर्म होता है। तो ये बात हमको पता है। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? भाई सतह के पास वाला हिस्सा सूर्य वाली किरणों से गर्म नहीं हो रहा है, ज्यादा सूर्य वाली किरणों से गर्म नहीं हो रहा है, बल्कि जो सूर्य की किरणें टकरा के पृथ्वी से टकरा के जब वो वापस जा रही हैं, तो इन किरणों के कारण क्या हो रहा है, इस क्षोभ मंडल का जो निचला हिस्सा है वो क्या होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि सामान्य पतन दर, इसको क्यों पतन दर कहा जाता है, इसको क्यों लैप्स रेट कहते हैं, साथ ही साथ इसके पीछे क्या कारण है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान में गिरावट महसूस होगी। तो ये जो दो कारण है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अलग अलग एमसीक्यू भी बना सकते हैं और एक ही एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। साथ ही साथ एक बड़ा क्वेश्चन भी यहां से फ्रेम हो सकता है कि क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल की जो विशेषता है उनका वर्णन कीजिए। आगे चलते हैं। निचले क्षोभ मंडल में आपको क्या देखने को मिलेगा? तापीय प्रतिलोमन देखने को मिलेगा, टेम्परेचर इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। अब ये भी अपने आप में एक टॉपिक है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हिंट मैं आपको यहाँ पे दे देता हूं। टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? ये है ना, टेम्परेचर इन्वर्जन हम लोग समझ लेते हैं। भाई हमें पता है कि अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें, किसकी बात करें, क्षोभ मंडल की बात करें, या मैं बात करूं ट्रोपोस्फियर की, तो इस ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, जैसे 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 ऊंचाई, ये बात हमको पता लग गया, अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी जो तापमान है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, नॉर्मल लैप्स रेट से, सामान्य पतन दर से कम होता जाएगा। लेकिन कभी कभी, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मान लेते हैं ये पृथ्वी की क्या थी, सतह थी। सर्दी की रात में क्या हुआ, ये सतह ठंडा होना शुरू हो गई। सर्दी की रात थी, लंबी रात थी, चूंकि जब सर्दी की लंबी रात थी तो यहाँ पे जो हवाएं थी वो ठंडी थी। अब जब ठंडी हवाएं टकरा के किससे जा रही थी, सतह से जा रही थी, तो इस सतह को भी इन्होंने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। अब सतह का जो तापमान है वो कम हो चुका है, सतह का तापमान इन ठंडी हवाओं ने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब सतह का तापमान आप लोग मान लो कि हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। सतह के ऊपर जो हवाएं हैं उनका तापमान क्या हो चुका है, उनका तापमान हो गया मान लो 12 डिग्री सेल्सियस। होना क्या चाहिए था, हमें पता है कि ऊंचाई के साथ साथ तो तापमान कम होना चाहिए था, लेकिन ठंडी हवाओं ने क्या किया, सतह के तापमान को गिरा दिया, और सतह का तापमान अब हो चुका है 10 डिग्री सेल्सियस और सतह के ऊपर तापमान देखने को मिल रहा है 12 डिग्री सेल्सियस। अगर नॉर्मल कंडीशन होती, एकदम सब कुछ सही होता, तो 12 डिग्री सेल्सियस तापमान किसका होना चाहिए था, सतह का होना चाहिए था, और 10 डिग्री सेल्सियस तापमान जो इसके ऊपर जो वायु है उनका होना चाहिए था। लेकिन कंडीशन क्या हो गई, उल्टी हो गई है, इन्वर्ट हो चुकी है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टेम्परेचर इनवर्जन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, तापीय प्रतिलोमन इसको कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप सबने देखा है, आपने ओस की बूंदों को देखा होगा, आपने कोहरा देखा होगा, आपने खेतों में पाला देखा होगा, वो सब किसका एग्जाम्पल है, तापीय प्रतिलोमन का एग्जाम्पल है, टेम्परेचर इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये इस
क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगा। क्षोभ मंडल में भी जो निचली एकदम सतह है, या मैं कहूँ वो सतह जो एकदम धरातल के पास है, वहां पे देखने को मिलेगा। भाई ओस का निर्माण कैसे होता है आप सोचिए। ओस का निर्माण हवा में तो होता नहीं है। ओस का निर्माण कहाँ होता है? सतह पे होता है। सतह पे कैसे हो पाता है ओस का निर्माण? सतह पे ओस का निर्माण, आप समझिए, ये पृथ्वी की कोई सतह थी। मान लीजिए ये आपकी यहाँ पे कार खड़ी है। यहाँ पे आपकी क्या खड़ी है? कार खड़ी है। कार पे आपने वहां तो ओस देखी है, तो ये कार खड़ी थी। अब सर्दियों में क्या हुआ, रात में कार जब खड़ी थी तो इस पवनों ने क्या किया, वायु ने इसको क्या किया, ठंडा कर दिया। तो इसका तापमान क्या है, जितना होना चाहिए उससे भी कम कर दिया। अब जो भी जलवाष्प मौजूद थे वो इस पे आके क्या हुआ, जमना शुरू हो गए। और जब जलवाष्प बूंदों में बदल गए, इसी को तो आपने क्या कहा, ये आपकी क्या बनी, ओस बनी। आया ना? तो ये कब बन पाई है, जब इसका तापमान क्या हुआ, कम हो चुका है। ऊपर जो तापमान है वो यहाँ से आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सामान्य कंडीशन होती तो क्या होता, ऊपर तापमान कम होता, नीचे तापमान ज्यादा होता। तो ये जो कंडीशन है तापीय प्रतिलोमन की, टेम्परेचर इन्वर्जन की, ये जो कंडीशन है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, क्षोभ मंडल में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मौसम और जलवायु के जितने भी आप घटनाएं देखते हैं, जैसे बादल बादल बनना, या मैं कहूँ वर्षा होना, या तूफान, थंडर स्टॉर्म, तड़ित झंझा जिसको कहते हैं, ये सारी जितनी भी गतिविधियां होती है सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, क्षोभ मंडल में देखने को मिलेंगी। हम आगे आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कि बादल बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो जितने भी बादल हैं, करीब करीब सारे बादल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, क्षोभ मंडल में। एक सीरस क्लाउड्स होते हैं, उस सीरस क्लाउड का भी सिर्फ एक हिस्सा कहाँ पहुंच पाता है, समताप मंडल में। बाकी सारे जितने भी बादलों का निर्माण होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। वायु के वेग में ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है, और इसका अधिकतम वेग क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज के निकट होता है। ये कारण हमको पता है। भाई जितना भी वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं, जितनी भी रुकावट है, वो सब कहाँ देखने को मिलेंगी, सतह के पास देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे सतह से ऊपर जाते जाओगे, जब क्षोभ सीमा आ गई, या मैं कहूँ ट्रोपोपॉज जब आ गया, वहां पे द्रव्यमान बहुत कम है, वहां पे गैसें बहुत कम है, पार्टिकल्स बहुत कम है वहां पे। तो जो वायु की गति होगी वहां पे सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, चीज समझ लेना, क्योंकि इसी से आगे एक हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम का। तो जेट स्ट्रीम आप देखोगे कि ऐसी ही कुछ पवनें होती हैं जो सतह के ऊंचाई पे आप देखने को मिलेंगी, और जिनकी गतियां बहुत तेज होती हैं, और वो गति के पीछे कारण यही है। आगे चलते हैं। ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा ये हम अच्छे से समझ चुके हैं, इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। अब आपको ट्रोपोपॉज क्या होता है, क्षोभ सीमा क्या होती है, यहाँ पे तापमान में क्या होगा, या कुछ भी बदलाव नहीं होंगे। इसकी डेफिनेशन एक बार आप पढ़ लो, इसकी परिभाषा। क्षोभ सीमा है जिसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है, ये कौन सी परत है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है, स्थित पर एक पतली परत है जो इसे किससे अलग करती है, समताप मंडल से पृथक करती है। ट्रोपोपॉज रैखिक ना होकर मंडलीय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैखिक नहीं, एक जोन है। जोन मतलब क्या होता है, ऐसे समझें कि मान लो यहाँ पे तापमान में लगातार क्या हो रही थी, जैसे जैसे तापमान ऊंचाई बढ़ रही थी, तापमान कम होता जा रहा था। ऐसा नहीं होता कि समताप मंडल में अचानक से तापमान में वृद्धि होने लग जाए, नहीं। अगर ऐसा होता तो क्या होता, ये जो आप जिसकी हम बात कर रहे हैं सीमा की, क्षोभ सीमा की, वो क्या होता है, रेखीय हो जाता है। लेकिन आप पाओगे वो एक क्या होता है, जोन होता है, वो एक पूरा क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र में क्या हो रहा है, तापमान में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, पूरे जोन में तापमान में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इसकी ऊंचाई, हाँ, विषुवत रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुव पर न्यूनतम होती है। इसके पीछे क्या कारण है, मेरे को लगता है कि इसकी आपको बताने की आपको जरूरत नहीं है। मध्य और उच्च अक्षांशों में मौसम के अनुसार ट्रोपोपॉज की ऊंचाई में परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए इसकी ऊंचाई 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर जुलाई के महीने, जुलाई में 15 किलोमीटर तथा जनवरी में 12.5 किलोमीटर के आसपास रहती है। ट्रोपोपॉज की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो कई बार मौसम में भी जब परिवर्तन होता है तो ट्रोपोपॉज क्या होता है, मान लो गर्मी हुई, गर्मी में क्या होंगी, गैसें फैलेंगी, तो इनकी ऊंची जो सीमा है वो थोड़ी ऊंची हो जाएगी। सर्दी में जब क्या होगा, सर्दी में गैसें संगठित होगी, एक दूसरे के पास फंसेंगी, तो क्या होगा, ट्रोपोपॉज की सीमा कम हो जाएगी। विशेषता क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान की गिरावट इस सीमा पर समाप्त हो जाती है, तो यहाँ पे तापमान में कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा।
ट्रोपोपोज पर विक्षोभ मिश्रण समाप्त हो जाता है। भाई हमने देखा था ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोज नाम पढ़ा था, ट्रोपोज नाम ही इस वजह से पढ़ा था कि वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, विक्षोभ देखने को मिलते हैं। वो कहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, क्षोभ सीमा पे खत्म हो जाते हैं, ट्रोपोपॉज पे वो खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ यह अधिकांश वायुमंडलीय जलवाष्प के सांद्रण की ऊपरी सीमा निर्धारित करता है। इसके ऊपर आपको क्या देखने को नहीं मिलेंगे, जलवाष्प देखने को नहीं मिलते जनरली। कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है जब समताप मंडल में मैं अभी बता रहा था आपको, कुछ क्लाउड होते हैं, कुछ बादल होते हैं, सीरस जो बादल होता है वो कहाँ पे पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है समताप मंडल पे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जनरली क्या होता है, जलवाष्प आपको कहाँ पे देखने को मिल रहेगा, उनकी ऊपरी सीमा आपको देखने को मिलेगी। कौन सी है वो, क्षोभ सीमा है, वो है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज की ऊंचाई में भी स्थानिक क्या मिलेंगे आपको, और कालिक, दोनों प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। स्थानिक मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब जाओगे तब ऊंचाई में परिवर्तन होगा। कालिक मतलब ग्रीष्म काल में ऊंचाई अधिक परंतु शीतकाल में कम होती जाती है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि ग्रीष्म काल जो होगा तब गैसें क्या होंगी, फैलेंगी। जब गैसें फैलेंगी तो सीमा क्या होगी, ऊपर पहुंच जाएगी। और सर्दियों के समय में क्या होगा, शीतकाल में ये गैसें एक दूसरे के पास आएंगी, तो जब पास आएंगी तो सीमा क्या होगी, नीची हो जाएगी। और ये भी हमको पता है कि ध्रुवों पे सीमा अलग होगी और विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा पे सीमा अलग होगी। तो ये था आपका कौन सा, ट्रोपोपॉज, ये था आपका क्षोभ सीमा। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान में लगातार गिरावट, और ऐसी सीमा जब आ गई जब तापमान में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो इसे आप कहोगे क्षोभ सीमा। तो आज के लिए इतना ही। थोड़े हो सकता है आपको कुछ दिन ऐसा लगे कि सर क्लास थोड़ी छोटी हो रही है, तो अभी कुछ बहुत अच्छे से मैं बोल नहीं पा रहा, कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से। तो जैसे ही वो सब चीजें सही होंगी, फिर से अपनी जो 1 घंटे वाली क्लास थी हम लोग उस पर वापस आ जाएंगे। जो पीडीएफ है आपको अपने टेलीग्राम चैनल मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी पे मिल जाएगी। और मैं फिर से कह रहा हूँ, वो लोग जो 2024 में अपना अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। इसके बाद चीजें लेट होती चली जाएंगी। तो बैच नंबर 6 शुरू हो रहा है, और बैच नंबर 6 कब से शुरू हो रहा है, 7 जून से शुरू हो रहा है। इसका एक और बेनिफिट है यहाँ पे आपके पास, कौन सा बेनिफिट, मंथ एंड सेल। ये ऑफर सिर्फ कब तक है, ये ऑफर इस मंथ तक ही है। इस मंथ में आप अगर यूज करते हो कोड MB लाइव, इस मंथ मतलब 31 मई तक अगर आप यूज करते हो कोड MB लाइव, तो जो कोर्स की प्राइस है वो कम होकर कितनी हो जाएगी, मात्र 17,499। और यही मंथ एंड जो ऑफर है ये आपको NCERT के बैच में भी मिल जाएगा। जो बैच आपको कितने रुपए में मिलेगा, मात्र 1399 रुपए में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप कोड कौन सा यूज करें, कोड आप यूज करें MB लाइव। तो मिलते हैं कल। आगे समताप मंडल हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आज पुरानी भी चीजें थोड़ी रिवाइज करनी थी, तो हमने चीजें रिवाइज भी करी, और आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में भी जाना। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक आप अपना ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें चीजों के, शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, डायग्राम्स बनाते रहें। अपने बेसिक जितने ज्यादा स्ट्रांग आप इस समय कर लिए, यकीन माने कि एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक कर लें तथा शेयर भी कर दें। और बाकी लोग जिनको अभी तक नहीं पता लग पाया कि ज्योग्राफी क्लासेस फिर से शुरू हो गई हैं, तो उन्हें भी शेयर करके बता दें। मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।